जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज हम 23 मई के करंट अफेयर को कवर करेंगे। पहले पूरे स्लाइड को देख लेते हैं कि जो टॉप 10 हमारे क्वेश्चन है तो कौन कौन से क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन के बाल की खाल निकालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ के गांधी भवन में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने निःशुल्क अटल भोजनालय की शुरुआत की है। दूसरा है, जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, सम्मी सिल्वा होंगे श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष। चौथा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया अमृत वाहिनी ऐप। छठवां क्वेश्चन, मार्था कुम बनी केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। सातवां क्वेश्चन, 21 मई को विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। आठवां क्वेश्चन, 22 मई को विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नौवां क्वेश्चन, फियामे नाओमी मताफा होंगी सामोआ की पहली प्रधानमंत्री। और 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में मोइफ यूसुफ की प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट US क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ को लॉन्च किया गया है। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि जबरदस्त तरीके से मैंने इनको सेट किया है। और टॉप 10 पढ़ लो, 10 नहीं कहते हैं कि 10,000 के बराबर है। ये 10 क्वेश्चन 1000 के बराबर है, बिल्कुल 1000 के बराबर है। अगर पूरा कंटेंट, पूरी वीडियो आप कवर कर लेते हैं तो इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दिन भर की पढ़ाई 30 या 40 मिनट में आपकी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लखनऊ के गांधी भवन में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, ठीक है ना, ने गरीबों के लिए आप देखेंगे कि एक भोजनालय की स्थापना की गई है, अटल भोजनालय की स्थापना। ठीक है ना, तो अब तो प्रश्न बन जाएगा, अटल भोजनालय किस राज्य का भोजनालय है? तो उत्तर प्रदेश। कई आप देखेंगे अम्मा कैंटीन, इसके बाद आप देखेंगे अन्नपूर्णा योजना, कई सरकार की योजनाएं हैं, कई राज्यों की योजनाएं हैं। सेम उसी प्रकार इस महामारी में कोई भी गरीब भूखा ना बैठे सोए, तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने यह योजना लाई है कि हम निःशुल्क रूप से जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं जो कि इस महामारी में अपने उद्योग धंधे खो चुके हैं, उनको भोजन में तकलीफ ना हो, भोजन की समस्या ना हो, तो ये भोजनालय प्रारंभ किया गया है। अब देखो, यहां से अगर आप समझदार हो तो कई क्वेश्चन, पहले तो प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न से ही कई प्रश्न बना लोगे। पहला प्रश्न आपका पूछेगा कि गांधी भवन कहां पे है? तो लखनऊ में। क्लियर हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री कौन है? तो ब्रजेश पाठक। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कौन है भैया? तो ब्रजेश पाठक जो है कानून मंत्री हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो अटल भोजनालय की शुरुआत भी कहां की गई है? तो या आपके लखनऊ में की गई है। तो यह तो हो गया इस प्रश्न से जो हमारा प्रश्न बनने वाला है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो लखनऊ है, तो आइए मुस्कुराइए और लखनऊ में आपका स्वागत है। एक डायलॉग आप सुने होंगे, तो हम भी लखनऊ को कैसे छोड़ दें। शुरू करते हैं। पहले तो आप लखनऊ से करंट अफेयर का जो भी प्रश्न है, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। तो पहला करंट अफेयर का प्रश्न यहां से बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला वातानुकूलित फल मंडी, ठीक है ना, फल मंडी की जो स्थापना की गई है वह कहां की गई है? वातानुकूलित मतलब AC वाली फल मंडी की स्थापना, ठीक है ना। प्रदेश की पहली वातानुकूलित फल मंडी कहां पे है? लखनऊ में। दूसरा आप करंट अफेयर बनाएंगे तो दूसरा आप बना सकते हैं कि अटल जी के स्मृति में अटल प्रेरणा स्थल, ठीक है ना, अटल प्रेरणा स्थल कहां पे है? तो याद रखना, अटल प्रेरणा स्थल भी आपका कहां पे है? लखनऊ में। तो इस प्रकार आप बहुत और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं कि वातानुकूलित पहला फल मंडी कहां पे है? लखनऊ में। अटल प्रेरणा स्थल कहां पे है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये भी लखनऊ में। अब सुनना, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अब यहां से हम GS कवर करेंगे, तो GS में इतना जबरदस्त GS कवर किया जाएगा कि लखनऊ के विषय में वे बातें जो आप नहीं जानते हैं, वह भी जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, वह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एशिया का प्रथम DNA बैंक, ठीक है ना, GS के रूप में अगर देखा जाए तो एशिया का प्रथम DNA बैंक वो कहां पे है? तो लखनऊ में है। तो पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि प्रथम DNA बैंक, और DNA की खोज कौन किया है? वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है ना, वाटसन एवं क्रिक ने DNA का खोज किया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम है अमौसी हवाई अड्डा, ठीक है ना, चौधरी
चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उन्हीं के लड़के आप देखेंगे अजित सिंह की हाल ही में भी निधन हुआ है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, और आपको पता होगा किसानों के बहुत बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। तो याद रखना चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? लखनऊ में। प्रश्न बना है कई बार। इसके बाद अगर पूछेगा कि लखनऊ का उपनाम क्या है, तो इसे कहा जाता है नवाबों का शहर। देखो नवाबों का शहर दो जिलों को कहा जाता है, एक लखनऊ को, एक रामपुर को। ठीक है, लेकिन लखनऊ का ज्यादा वरीयता है क्योंकि वहां पे नवाब ज्यादा रहे हैं। आप देखेंगे नवाबकालीन जो भी आज भी इमारतें वहां पर मिलेंगी आपको। ठीक है ना, इमामबाड़ा तो भूल भुलैया तमाम प्रकार की चीजें। तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। फिर नजाकत का शहर किसे कहते हैं? नजाकत का शहर किसे कहते हैं? तो नजाकत का शहर भी किसे कहते हैं? लखनऊ को। बागों का शहर भी किसे कहते हैं? लखनऊ को। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। इसके बाद अगर बात करेंगे कि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर ये भी कहां है? लखनऊ में है। देखो क्वेश्चन की बरसात कर रहे हैं। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहां पे है? लखनऊ में। अब देखो यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, लखनऊ को साइंस सिटी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का साइंस सिटी किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को साइंस सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद अगर पूछेगा चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क, चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क ये कहां पे है? चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये भी आपका लखनऊ में है। इसके बाद लोहिया पार्क, ठीक है ना, लोहिया पार्क भी कहां पे है? लखनऊ में। फिर पूछ सकता है सोलर ऊर्जा पार्क, सोलर ऊर्जा पार्क कहां पे है? तो लखनऊ में। लखनऊ का पुराना नाम लखनपुरी, और लक्ष्मण महोत्सव या लखन महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो लखनऊ में मनाया जाता है। तो ये आपका प्रसिद्ध जो भी क्वेश्चन है, यहां से एक और चीज मैं जोड़ देता हूं कि लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद है, चिकनकारी एवं जरी एवं जरदोजी। ठीक है, तो ये लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद है। मैंने लखनऊ को, आइए लखनऊ में आपका जो स्वागत है, मैंने बढ़िया से स्वागत कर दिया। इससे ज्यादा कंटेंट आप एक वीडियो में, एक क्वेश्चन में कभी नहीं पा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस रूप में हमारा इंतजार कर रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न, ये भी उत्तर प्रदेश जीएस स्पेशल से ही है। क्वेश्चन है कि जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न, यहां पे को कर लेना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है ना, जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब इलाहाबाद मुख्य न्यायालय आ गया, उच्च न्यायालय आ गया, तो छोड़ कैसे दे, चाहे कोई भी आ जाए। तो पहले तो यहां से क्वेश्चन ये बन गया कि वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ होंगे वो कौन होंगे? जस्टिस संजय यादव। अब यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1866 में, और इसका यही फोटो है आपका जस्टिस संजय यादव का 1866 में। और खंडपीठ कहां पे है हमारा? तो खंडपीठ कहां है? लखनऊ। ठीक है ना, लखनऊ जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके जो प्रथम चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका नाम था बोल्टर मॉर्गन। ठीक है, देखो कितना क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं एक प्रश्न से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में जस्टिस संजय यादव यहां के चीफ बने हैं। लेकिन अगर बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में, और कोर्ट का या हमारा उत्तर प्रदेश का खंडपीठ कहां है? तो लखनऊ। और प्रथम इसके जो चीफ थे वो थे वाल्टर मॉर्गन। और एक कब से कब तक इनका पद था? 1866 से 1871 के बीच में अगर देखा जाए तो ये पद पर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि पहले हमारे यहां 3 जो स्पेशल उच्च न्यायालय हैं उनकी स्थापना एक ही साथ की गई थी। जैसे कलकत्ता की अगर बात कर लें, ठीक है ना, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, ये तीनों की स्थापना 1862 में की गई थी। तो ये 3 पुराने हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, ठीक है ना, या जो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होते हैं, उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो इनको शपथ कौन दिलवाता है भैया? शपथ इनको कौन दिलवाएगा? तो इनको शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल। ये बात याद रखिएगा। अब यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हर राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद
अनुच्छेद नंबर 264 में ये बातें कही गई है कि हर राज्य के लिए अपना एक न्यायालय होगा। अब यहां पर तो हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें तो हमारा दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या 33 + 1 बराबर कितनी है? 34। 33 अन्य है और एक मुख्य है। तो जो एक मुख्य है उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री एन बी रमन, ठीक है ना। श्री एन बी रमन जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो संजय यादव। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि सम्मी सिल्वा होंगे श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष। देखो वैसे तो क्वेश्चन डालने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया, क्योंकि हो सकता है कभी भी एग्जामिनर की महिमा डोल जाए, और जब डोल जाए तो ईमान भी डोल जाएगा उसका। सम्मी सिल्वा होंगे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष, श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष। तो बस इतना ही बात याद रखना कि श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में एक्चुअल में दूसरी कार्यकाल भी निभा रहे हैं लगातार, इससे पहले भी यही थे लेकिन अभी भी फिर नियुक्त हुए हैं। तो सम्मी सिल्वा बस याद रखना कि ये श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अब जब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही तो भारत को कैसे छोड़ दें। बीसीसीआई की बात कर लें तो हमारे कौन चीफ है भैया? सौरभ गांगुली, बंगाली टाइगर, ठीक है ना। और जो हमारे सचिव हैं बीसीसीआई के वो हैं आपके जय शाह। तो बिल्कुल याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना, थोड़ा सा अपडेट होते रहना। श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल, ठीक है ना। और यहाँ की जो यहाँ की राजधानी है वो है श्रीवर्धने। तो इस प्रकार से आप कवर भी कर सकते हैं और भी टॉपिक, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को थोड़ा समय निगलेक्ट करके उन टॉपिक को कवर किया जाए जो भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो सम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन कितना छांट के मैं लाया हूं। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो कि रूह कपा दे आपके। देखो, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न, पहला विध्वंसक जहाज। यहां से एक क्वेश्चन और निकल गया कि भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज कौन था? तो याद रखना आईएनएस राजपूत, ठीक है ना। आईएनएस राजपूत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला विध्वंसक जहाज। अब सुनना, हुआ क्या था, क्योंकि हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, हर चीज की उम्र होती है। जैसे आप भी नौकरी करते हैं 60 वर्ष बाद, 65 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, जब मन करे तब रिटायर ले लेते हो, क्योंकि रिटायर का मतलब ये होता है कि आपकी मांसपेशियां उस समय कमजोर हो जाती हैं। 206 हड्डियां और जो 639 मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, लेकिन वर्तमान में अभी मजबूत है तो काम करोगे। तो इसी तरह हर चीज का, इसकी भी जो 206 हड्डियां रही होंगी, 639 मांसपेशियां रही होंगी, आईएनएस राजपूत का यह भी कमजोर हो गई होंगी। तो नौसेना को मजबूरन इसे अपने बेड़े से हटाया गया होगा, तो मुक्त कर दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो थोड़ा सा इससे कवर करने का प्रयास हम करते हैं कि ये था क्या। तो 41 वर्षों तक इसने भारतीय नौसेना का हिस्सा रहा है और भारतीय नौसेना में शामिल रहा है ये आईएनएस राजपूत। अब देखो इसको शामिल कब किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था 4 मई 1980 को भारतीय बेड़े में शामिल किया गया था आईएनएस राजपूत को। और आपको पता है 2021 में इसे निष्कासित कर दिया गया है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 41 वर्षों की इसने सेवा दी है। अगर पूछेगा आईएनएस राजपूत के प्रथम कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, तो उनका नाम था कैप्टन गुलाब, ठीक है ना, एम हीरादानी। तो आईएनएस राजपूत जो है ना उसके प्रथम कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन गुलाब एम हीरादानी, ये बात याद रखना। तो 4 मई 1980 को इसे शामिल किया गया। 1921 में अगर देखा जाए तो इसे मतलब कि समाप्त कर दिया गया इसके सेवा को। देखो मैंने ये पिक लगा दिया है, ठीक है, आईएनएस राजपूत का, और मैंने यहां से अमर उजाला की वेबसाइट से, ठीक है, ले लिया है कि आईएनएस राजपूत आफ्टर 41 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब 41 वर्षों के बाद, ठीक है ना। ये देखा जाए तो 41 वर्षों के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ सकता है, जैसे आपको पता होगा विक्रांता जो शिप था उसे जब डिसमिस किया गया था भारतीय नौसेना से, तो कहीं ना कहीं कई बार प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कौन से भारत के सबसे बहुत युद्ध नहीं कहते कि एक
जो जहाज है ना ऊपर, मतलब कि बहुत बड़ी जहाज थी, उसे वो ढोता था बेचारा, तो उसे जब मुक्त किया गया था तो कई परीक्षाओं में प्रश्न बन गया था। उसी प्रकार अगर बात करें तो भारत में जो आईएनएस राजपूत का सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो परीक्षा में देने की 100% जिम्मेदारी है। मैंने ये अमर उजाला से लिया है, और अगर देखा जाए तो मैंने ये आईएनएस राजपूत की फिगर लगा दी है, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये कोई भी आप जानकारी लो तो पहले उसको वेबसाइट पर देख लो कि वेबसाइट पर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वेबसाइट पर बिल्कुल हाँ हकीकत में है, इसे एक्सेप्ट पहले किया गया था, लेकिन अब कर्म मुक्त कर दिया गया है भारतीय नौसेना से। खैर अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात में यह है कि अगर पूछेगा वर्तमान में वायुसेना दिवस जल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जो नौसेना या जल सेना अध्यक्ष है उनका नाम है करमबीर सिंह, ठीक है ना। करमबीर सिंह है, अध्यक्ष हैं। और अगर पूछेगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो मैंने बात किया कि 41 वर्षों की सेवा करने के बाद 2021 में भारत का पहला विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत सेवा मुक्त हो गया है। इसे 4 मई 1980 को शामिल किया गया था। अगर हम बात करेंगे, इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन गुलाल एम हीरादानी, ठीक है ना। ये मैंने अमर उजाला के वेबसाइट से, ठीक है ना, ले लिया है टॉपिक, और मैंने आपको आईएनएस राजपूत का पिक भी लगा दिया है। इसके बाद अगर बात करें कि भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, और अगर पूछेगा कि वर्तमान में इसके चीफ कौन है, तो करमबीर सिंह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा स्वागत कर रहा है। बहुत प्यारा प्रश्न, ठीक है ना। 1,00,000-1,50,000 रुपया तो ऐसे ही बरसात हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों पे। तो हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया अमृत वाहिनी ऐप। अब पहले तो ये क्वेश्चन, अमृत वाहिनी ऐप झारखंड, क्लियर, अमृत वाहिनी ऐप झारखंड, अमृत वाहिनी ऐप झारखंड, लेकिन है क्या? आपको पता होगा कि इस महामारी में लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, आप देखे होंगे कई अस्पतालों में मीडिया वालों ने ये फुटेज जारी किया है कि लोग फर्श पर सोकर, नाक में ऑक्सीजन की नली लगी है, फर्श पर सोए, बेड नहीं मिल रहा है। तो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने यह सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे ऐप को लॉन्च कर दें कि यदि आप कोविड पेशेंट हैं तो आप घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बेड बुक करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि घर से ही, जैसे आप सिलेंडर बुक करते हो ना घर से, उसी तरह सिलेंडर के तरह ही आप जो हॉस्पिटल में बेड भी बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर देखें तो बहुत बड़ा कदम ही है झारखंड सरकार का, कि ताकि आपको मतलब कि समस्या नहीं होगी कि बेड है कि नहीं, ये जाके उधर सुलाओ इधर सुलाओ, गए आप, रजिस्ट्रेशन फिक्स है, नंबर फिक्स है, तो जाके सो गए। तो झारखंड सरकार ने अमृत, अगर देखा जाए तो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। अब देखो यहां पर, अब झारखंड आ गया तो झारखंड को छोड़ कैसे दे, हमारे फितरत में किसी को छोड़ना है नहीं। आ जाओ, झारखंड को आज डरा देते हैं। पहला, झारखंड बना किससे? 15 नवंबर सन 2000। किससे बना था? बिहार, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है ना। कहां पे है? रांची। और भारतीय लाह शोध संस्थान कहां है? तो याद रखना, भारतीय लाह शोध संस्थान कहां है? रांची। इसके बाद अगर बात करेंगे कि यहां के जो सीएम वर्तमान में कौन है? हेमंत शर्मा, ठीक है ना, हेमंत सोरेन। इसके बाद अगर बात करेगा कि वर्तमान में यहां के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर पूछेगा झारखंड के प्रथम सीएम कौन थे? प्रथम सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन थे? बाबूलाल मरांडी प्रथम सीएम थे, ठीक है। प्रश्न बन सकता है आपका। इसके बाद अगर बात करेंगे कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? तो झारखंड में है। फिर पूछ सकता है हजारीबाग, ठीक है ना, नेशनल पार्क कहां पे है? तो झारखंड में। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न जब भी आए तो प्रश्नों को तोड़ने का प्रयास करो, लिंक करने का प्रयास करो, देखना तुम जीएस में टॉप पे जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत, ठीक है ना। मार्था कुम बनी, मार्था कुम, देखो रे बड़ा खतरनाक नाम है, जैसा ही देखो रे कितना खतरनाक है वैसे भी खतरनाक है। मार्था कुम बनी केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। मैंने वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। नैरोबी केन्या प्रेसिडेंट उरुहुतु केन्याता हैज अपॉइंटेड कोर्ट ऑफ अपील जज मार्था कुम एज द ईस्ट अफ्रीका कंट्री फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस एंड हेड ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न बन जाएगा कि अभी हाल ही में किस देश की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में मार्था कुम ने
शपथ लिया है या नियुक्त किया गया है, तो केनिया के रूप में। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, देखो कितनी भयानक लग रही हैं, तो जाहिर सी बात है केनिया या अफ्रीकन कंट्री में हैं अगर लोग तो भयानक लगेंगे ही। तो सोच लो अगर ये भयानक कितनी लग रही हैं तो ये जज कितना भयानक करेंगी, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखो यहां से एक प्रश्न क्या बन सकता है हमारा, हमें मिल गया केनिया, क्या मिल गया, केनिया। केनिया की राजधानी कहां है, नैरोबी। क्या है भैया, नैरोबी। मुद्रा का नाम क्या है, मुद्रा का नाम है केनिया सीलिंग, ठीक है ना, या केनियन सीलिंग। सीलिंग यहाँ का क्या है, मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा होता है उसी तरह। और प्रधानमंत्री का नाम है, यहां पर मैंने रख दिया ना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है उरुटू के नेता, ठीक है। अब देखो यहां से प्रश्न पूछ सकता है, ये महिला है तो हम भी अपने महिलाओं को याद कर लेते हैं। अगर पूछेगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। कौन थी भैया, लीला सेठ, याद होना चाहिए, कभी भी कोई पूछ देता है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। ये दोनों टॉपिक याद रखना। ये मार्था कुम को भी याद रखना, जो कि केन्या में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं, और अपने यहां भी प्रथम महिलाओं को याद रखना। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोड़ कैसे दें ऐसे प्रश्नों को। छोड़ने के फितरत में और छोड़ने के मूड में तो हम एकदम नहीं है। 21 मई को विश्व भर में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। चाय पीते हो तो आपको याद होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, ठीक है ना, 21 मई को विश्व भर में प्रत्येक 21 मई को मनाया जाता है। तो पहली बार अगर बात कर लें कि चाय दिवस का जो थीम है वो क्या है, पहले तो थीम प्रश्न कई बार प्रश्न पूछ लेता है। थीम की अगर बात कर लें, टी एंड फेयर ट्रेड 2021 के चाय दिवस की थीम है। और प्रथम बार ये मनाया कब गया था, तो 2020 से पहले मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। इसके बाद अब देखो ये तो पता चल गया 21 मई को विश्व भर में चाय दिवस मनाया गया। तो 21 मई को एक और चीज मनाया गया था, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी की हत्या की गई थी। इस बात को याद रखिएगा, 21 मई को, ठीक है ना। राजीव गांधी को 21 मई 1991 में आत्मघाती बम द्वारा लिट्टी के आतंकी संगठनों ने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया था। तो उसीलिए बीपी सिंह नरसिम्हा राव की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो चाय दिवस भी और आतंकवादी दिवस भी क्लियर कर लेना। अब देखो यहां से चाय मिल गया, तो पहले चाय पिला देते हैं। सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश चीन। और भारत की बात कर लें तो भारत में कौन करता है, असम। कौन करता है, असम। लेकिन उच्च कोटि की चाय सर्वाधिक कहां होती है भारत में, दार्जिलिंग। कहां होती है भैया, दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग कहां है, पश्चिम बंगाल। तो बिल्कुल आप जानते हैं दार्जिलिंग की चाय बड़ी फेमस है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर अगर पूछेगा कि चाय अनुसंधान केंद्र कहां है, चाय अनुसंधान केंद्र कहां है, तो ये चाय अनुसंधान केंद्र है जोरहाट। और जोरहाट कहां पे है भैया, असम में। तो देखो मैंने चाय की ऐसी की तैसी कर दी। आगे चलते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना है हमें। बहुत प्यारा प्रश्न, कई बार परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, और बना है, बना नहीं है पता कर लेना। 2018 के यूपी टेट के क्वेश्चन में बना था 22 मई को कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बना दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता का मतलब होता है जहां जीवों की विविधता हो, जहां पर जीव मतलब वनस्पति, जंतु, ठीक है ना, जहां पर विविधता हो उसे मतलब कि जैव विविधता कहा जाता है। तो अगर बात कर लें कि 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो मनाया गया, लेकिन थीम क्या थी, थीम बड़ा खतरनाक है भैया। थीम आजकल पूछ रहा है, थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 22 मई को विश्व भर में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद अगर बात कर लें तो पहली बार ये मनाया कब गया था, तो याद रखिएगा कि इसे मनाने की जो घोषणा की गई थी, ठीक है ना, यह किया गया था 20 दिसंबर सन 2000 को। लेकिन इस दिन नहीं मनाया गया, क्योंकि आपको पता होगा 22 मई 1992 को नैरोबी में, यही केनिया वाला जो नैरोबी है, यहां पर जैव विविधता पर अभिसमय पाठ को स्वीकार किया गया था। इसीलिए इस डेट को
स्मरणीय रखा गया कि भैया इसी दिन मनाया जाएगा। और लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना, वो प्रस्ताव पारित किया गया था 20 दिसंबर 2020 को, लेकिन मनाया जाता है इसलिए क्योंकि जो अभिसमय पाठ किया गया था वो 22 मई 1992 को किया गया था, ठीक है ना, नैरोबी सम्मेलन में। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसे 22 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज हम प्रश्न जोड़ सकते हैं कि सर्वप्रथम जैव विविधता, कहां गई जैव विविधता, है ना, जैव विविधता शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर, ठीक है ना, जी रोजन, ठीक है ना, 1985 में वाल्टर जी रोजन ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। यहां से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। और भारत की बात कर लें तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल है केरल। देखो मैंने तहस नहस कर दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। गरीब होगा, देखो गरीब है मैं, ठीक है ना। फियामे नाओमी मताफा, ठीक है ना, ये नाम है, ऐसा दूसरा कुछ मत समझना। देखो अब इसके माता पिता को ऐसा नाम अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। फियामे नाओमी मताफा होंगी सामोआ की पहली प्रधानमंत्री। अब देखो यहां पे सामोआ है क्या, थोड़ा सा, ठीक है। जो सामोआ है ना, ये एक देश है, पहले न्यूजीलैंड के अधीन, मतलब न्यूजीलैंड का एक राज्य था, लेकिन बाद में 1964 में इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, तो न्यूजीलैंड का एक हिस्सा है ये। तो वहां की पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं कौन? फियामे नाओमी और मताफा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन यहां से नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोइफ यूसुफ की प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ को लॉन्च किया गया है। तो याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बस पुस्तक का नाम याद रखना, ब्रोकिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट किसकी रचना है? तो मोइफ यूसुफ की रचना है। और बाकी भी जितने पुस्तकें लिखी गई हैं हाल ही में, ठीक है ना, जैसे द बेंच, इसके बाद आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी की जितनी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, अभी हामिद अंसारी की जितनी रचनाएं आई हैं, प्रणब मुखर्जी की जितनी रचनाएं हैं, सभी को आप एक मतलब कि धुक में याद कर जाओ जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।